हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारा क्विक रिवीजन सीरीज चल रहा है। आप जानते हैं टाइम कम है, इसलिए मैं बिल्कुल कम टाइम, जितने कम टाइम में पॉसिबल है उतने कम टाइम में आज का टॉपिक कवर करने की कोशिश करूंगा। आप जिस तरह सपोर्ट दिखा रहे हैं ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहें। हर एक कंपोनेंट का वीडियो जो भी आता है उस पर आप सपोर्ट दिखाएं। जो भी वीडियो देखता है वो शेयर ज़रूर करे अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो भी बच्चा पहली बार चैनल पर आया है सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज का हमारा टॉपिक है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला जो है आपने चीज़ ध्यान रखनी है कि आर्टिकल 1 to 4 एंड पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये आता है। ठीक है, आपका आर्टिकल 1 जो है वो कहता है इंडिया दैट इज़ भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। अब क्या हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में लोग थे वो कंट्री के नाम को लेके थोड़ा क्या था, परेशान थे। कुछ लोग कह रहे थे कि इसका नाम इंडिया होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे थे कि हम मॉडर्न नेम है ना, ट्रेडिशनल नेम भारत था उसको हम भारत रखते हैं, मॉडर्न नेम इंडिया है। तो कुछ लोग कह रहे थे भारत रखो, कुछ लोग कह रहे थे इंडिया रखो। तो फिर बात करके इन दोनों को जो है इन्होंने मिक्स कर दिया और बोला इंडिया दैट इज़ भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अगर आपका क्वेश्चन आता है आर्टिकल 1 डिफाइंस आवर कंट्री एज, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होंगी, और अगर इतना भी होगा इंडिया दैट इज़ भारत तो भी वो सही नहीं है। एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट रादर देन अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। अब ये फेडरेशन ऑफ स्टेट्स क्यों नहीं हम इसको कहते हैं, जबकि हमारी कंट्री क्या है, फेडरल है, हम जानते हैं। अब फेडरेशन ऑफ स्टेट्स दो रीज़न से हम इसको नहीं कहते हैं। क्यों? सबसे पहली चीज़ कि जो हमारी स्टेट्स हैं उन्होंने सेंटर के साथ कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया है कि हम आपके साथ इसलिए जुड़ रहे हैं, जैसा कि कहाँ पे हुआ है, यूएसए के अंदर। और दूसरी चीज़, हमारी स्टेट्स के पास कोई ऐसा फार्मूला, कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि वो खुद को क्या कर सके, किसी भी टाइम फेडरेशन मतलब सेंटर से खुद को अलग कर सकें। ठीक है, ये सिर्फ इसलिए डिवाइड किया गया है इनको स्टेट्स में कि एडमिनिस्ट्रेशन करना जो है वो हमारा आसान हो जाए। ठीक है, अब आर्टिकल 1 में क्या क्या आता है। आर्टिकल 1 में हमें टेरिटरी ऑफ इंडिया बताई जाती है, जैसे टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, और वो टेरिटरीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है कहीं फ्यूचर में एक्वायर करेगी। ठीक है, अब जो स्टेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, इनके नेम्स और बाकी सब चीज़ें वो आपको कहाँ मिलेंगी, वो आपको मिलेंगी फर्स्ट शेड्यूल में। शेड्यूल टोटल 12 हैं। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल में आपको नेम ऑफ स्टेट्स एंड ड्यूटीज़ मिलेगी, और इस वक्त हमारे पास 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज़ मौजूद हैं। ठीक है, पहले 7 ही यूनियन टेरिटरीज़ थी, फिर 2 और ऐड हुई, एक जम्मू कश्मीर और उसके बाद आपका लद्दाख। ठीक है, सेकंड आपका आर्टिकल 2 आपका आता है, ये कहता है एम्पावर्स पार्लियामेंट टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स। ठीक है, अब ये पार्लियामेंट के पास पावर है। अब देखिए मेजॉरिटी चीज़ें जो हैं, मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो पावर सारी आपकी पार्लियामेंट के पास है। अगर हम सिटीजनशिप की बात करें, उस पर लॉज लाने की, कुछ करने की, वो पावर भी कहाँ है, पार्लियामेंट के पास है। और यहाँ पे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में भी क्या है कि अगर कोई नई टेरिटरी इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया में क्या करनी है, ऐड करनी है, नई स्टेट एस्टेब्लिश करनी है, वो पावर भी कहाँ पे है, आपकी पार्लियामेंट के पास। लेकिन ध्यान ये रखना है कि आर्टिकल 2 में रिलेट्स टू न्यू स्टेट्स जो अभी यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा नहीं है, मतलब आप कोई फॉरेन टेरिटरी एक्वायर कर रहे हो, उसके बारे में ये बात हो रही है। जो ऑलरेडी पार्ट है इंडिया का, वो आर्टिकल 2 में उसकी बात नहीं हो रही है। रिलेट टू न्यू स्टेट दैट आर नॉट पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। फिर आपका आर्टिकल 3 ऑथोराइज करता है पार्लियामेंट को क्या करने के लिए, टू फॉर्म न्यू स्टेट्स। ठीक है, अब नई स्टेट क्या हो सकता है, 2 स्टेट्स को ऐड करके बनाई जा सकती है, या एक स्टेट को जो है वो डिवाइड करके बनाया जा सकता है। मान लो यूपी को हम डिवाइड करते हैं, या महाराष्ट्र को हम डिवाइड करते हैं, या कोई और बड़ी राजस्थान है उसको हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, किस लिए, ताकि हम क्या कर सकें, नई स्टेट्स बना सकें। तो ये हो सकता है। इंक्रीज द एरिया ऑफ द स्टेट, अगर किसी स्टेट का एरिया इंक्रीज करना है। डिमिनिश द एरिया ऑफ द स्टेट। ठीक है, अल्टर द बाउंड्री ऑफ द स्टेट, अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट। जैसे हमने देखा आपकी नई नई स्टेट्स जो बनी, छत्तीसगढ़ बनी है ना, झारखंड बनी। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी जो स्टेट्स थी उनका एरिया क्या कर दिया, डिमिनिश कर दिया, उनको डिवाइड कर दिया। वो सब चीज़ें कहाँ आती हैं, वो पावर पार्लियामेंट को कहाँ से मिलती है, वो आर्टिकल 3 से मिलती है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि स्टेट के साथ कोई भी चीज़ आपने करनी है, उसका नाम बदलना है, उसकी बाउंड्री को कम करना है, उसको डिवाइड करना है, या कुछ भी करना है, वो सारी पावर आपके पास है। लेकिन 2 कंडीशन पहले आपने फॉलो करना है। सबसे पहले कि ये चीज़ जब आप इंट्रोड्यूस करेंगे पार्लियामेंट के अंदर, तो सबसे पहले आपने प्रेसिडेंट को पूछ लेना है,
और बिफोर रिकमेंडिंग द बिल द प्रेसिडेंट हैज़ टू रेफर द सेम टू द स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न। और अब जब प्रेसिडेंट बिल रेफर करेगा उससे पहले इसको स्टेट लेजिस्लेचर, जिस स्टेट की, जैसे जम्मू कश्मीर की बात हुई, ठीक है, तब हमारे पास लेजिस्लेचर नहीं था, लेकिन सबसे पहले क्या करना है प्रेसिडेंट को, ये बिल रेफर करने से पहले जिस स्टेट का आप बाउंड्री कम कर रहे हैं, नाम चेंज कर रहे हैं या कोई भी चीज़ कर रहे हैं, उसके स्टेट लेजिस्लेचर को पूछना है। और ये ध्यान रखना कि आर्टिकल 3 जो है ये इंटरनल रीएडजस्टमेंट, मतलब उन स्टेट्स की बात कर रहा है जो स्टेट्स या जो टेरिटरीज ऑलरेडी इंडिया का हिस्सा हैं। आर्टिकल 3 उसकी बात करता है। अब स्टेट लेजिस्लेचर तक जब ये बात पहुंचती है तो फिर स्टेट लेजिस्लेचर जवाब में जो भी चीज़ कहता है, प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट वो नॉन बाउंड हैं स्टेट लेजिस्लेचर के व्यू से। ये बात आपको याद रखनी है। और अगर आप किसी यूटी के साथ कुछ कर रहे हैं तो तब पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है कि वो कोई भी एक्शन खुद ही ले सकती है, क्योंकि यूटी जो है वो सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेट किससे होती है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होती है। उसके बाद आर्टिकल 4 आपका कहता है कि जो भी लॉज आर्टिकल्स 2 और 3 के अंदर बनते हैं उनको अमेंडमेंट नहीं है, ये अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है। जैसे आपका जेएन के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ गया पूरा, है ना, ये कोई अमेंडमेंट नहीं है ना, ये पूरा एक्ट ही नया आ गया, ठीक। अच्छा, दीज लॉज कैन बी पास्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी एंड बाय ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। तो याद रखना है, ये जब आप ये लॉ पास करेंगे तो सिंपल मेजॉरिटी के साथ और जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस नॉर्मल होता है उससे करेंगे। अब यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, ये पार्ट 8 में आपका आता है। अब आपका देखो एलजी कहाँ कहाँ पर मौजूद है, ये आपका दिल्ली में है, पुडुचेरी में है, अंडमान निकोबार, जे&के, लद्दाख में, ठीक है। अब देखिए सभी को ऐसा लगता होगा कि जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं सबके पास जो है आपका एलजी है, नहीं, कुछ के पास एडमिनिस्ट्रेटर है और कुछ के पास एलजी है। एलजी किस किस के पास है, अब यहाँ से भी क्वेश्चन आपको आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज हैव एन एडमिनिस्ट्रेटर या हैव एलजी, और नीचे आपको क्या दिया जाएगा, ऑप्शंस दिए जाएंगे। तो दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, जे&के, लद्दाख, इनका एलजी है। उसके बाद चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, इनका क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है। अब पुडुचेरी, दिल्ली और जे&के सिर्फ 3 ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है। आपको यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि आपको यूनियन टेरिटरीज के नाम देंगे और नीचे दिया होगा ऑप्शन, बताओ भाई इनमें से किस किस यूनियन टेरिटरी के पास क्या है, अपना लेजिस्लेचर है या अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय सीएम है। तो आपने याद रखना है 3 ही है, एक पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख के पास कोई भी लेजिस्लेचर नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब इनको डिफरेंट पावर्स दी हैं। जैसे दिल्ली के पास जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो लॉज बना सकता है स्टेट लिस्ट में जो भी चीज़ें हैं, लेकिन पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड को छोड़ के 3 चीज़ों पे दिल्ली की गवर्नमेंट कानून नहीं बना सकती, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, ठीक है। बाकी स्टेट लिस्ट में जो भी चीज़ें हैं उनमें बना सकती है और कॉन्करेंट लिस्ट तो है ही। इसी तरह जे&के सिर्फ 2 चीज़ पे लॉ नहीं बना सकती स्टेट लिस्ट में छोड़ के, देखो एक पब्लिक ऑर्डर और पुलिस, बाकी स्टेट लिस्ट में जो चीज़ें हैं उस पर ये लॉ बना सकती है और कॉन्करेंट लिस्ट तो है ही। उसके बाद पुडुचेरी कैन मेक लॉ ऑन एनी सब्जेक्ट ऑन स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। उसके बाद 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है यूनियन टेरिटरी और यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरी जो होती है डायरेक्ट कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरीज, ठीक है। और यूनियन टेरिटरीज क्या होती हैं, डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद आपका एक्वायर्ड टेरिटरीज, कोई भी एक्वायर्ड टेरिटरी होगी उसको भी डायरेक्टली कौन एडमिनिस्टर करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। अब देखिए जो यूनियन टेरिटरी है हमारी, फॉर एग्जांपल ये डायरेक्ट कंट्रोल में है सेंट्रल गवर्नमेंट के, लेकिन कंट्रोल आगे उन्होंने किसी और को दिया हुआ है। ओवरऑल जो सुप्रीम पावर ऊपर है वो कौन है, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट ही, किसके रिगार्डिंग, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी के रिगार्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कह रहा है द पार्लियामेंट कैन एस्टैब्लिश अ हाई कोर्ट फॉर ए यूनियन टेरिटरी। अब यूनियन टेरिटरीज में नॉर्मली अगर देखेंगे आप तो हाई कोर्ट नहीं होता है ना, जैसे जम्मू कश्मीर में है, अच्छा दिल्ली में भी है, लेकिन अब किसी जैसे अंडमान निकोबार या बाकी जो यूनियन टेरिटरीज हैं वहाँ पे भी नहीं है। अब मैंने आपको पहले ही कहा कि जो पावर है इन सब चीज़ों को लेके वो पार्लियामेंट के पास है, तो पार्लियामेंट क्या कर सकता है, एस्टैब्लिश कर सकता है। किसी यूनियन टेरिटरी के पास अगर हाई कोर्ट नहीं है तो वहाँ पे वो एस्टैब्लिश कर सकता है। अब 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 ने क्या किया, लेड टू क्रिएशन ऑफ जोनल काउंसिल्स इन इंडिया टू एडवाइस ऑन अ मैटर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, ठीक है। तो जोनल काउंसिल्स की बात आएगी तो वहाँ पर याद रखना 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 आया है।
उसके बाद क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या पार्लियामेंट के पास पावर है, जैसे आर्टिकल 3 में हमने देखा वो स्टेट को कम ज़्यादा एरिया, नाम चेंज और तरह तरह की चीज़ें कर सकती है। अब यहाँ पे बेरूबारी यूनियन केस 1960 में बोला कि क्या पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो अपनी कोई टेरिटरी जो है, सीड इंडियन टेरिटरी या फॉरेन कंट्री, अब जो भी चीज़ें हुई वहाँ पर प्रेसिडेंट का रेफरेंस आया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ वो ऐसा कर सकती है, लेकिन इसके लिए उसको अमेंडमेंट करना है आर्टिकल 368 के अंदर। ठीक है, इसी के साथ क्या आया, 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। असल में ये कुछ टेरिटरी पाकिस्तान को देनी थी, वहाँ पे ये इशू रेज हुआ था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद आप दे सकते हो। तो अमेंडमेंट हुआ 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960 और इन्होंने ट्रांसफ़र की सेड टेरिटरी टू पाकिस्तान। इसी तरह आपका 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 2015 में, जहां पे कुछ टेरिटरी हमने बांग्लादेश को ली और बांग्लादेश ने भी कुछ टेरिटरी इंडिया को दी। ठीक है, या ये रीसेंट है तो ये आप याद रख लेना। अब 1969 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इसी के साथ ये भी रूल किया कि अगर कोई बॉर्डर डिस्प्यूट है तो वहां पे किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट के साथ बात करके सेटल कर सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कमीशंस और कमिटीज़ है जो आपको इंपॉर्टेंटली याद रखनी है। इन पे मेरे ख्याल से ऐसा क्वेश्चन आएगा कि मतलब 4 कमिटीज़ का आपको नाम दिया होगा, अगर आपसे बोलेंगे बताओ भाई नीचे दी गई कमिटीज़ में यूनियन एंड टेरिटरी से रिलेटेड कौन सी कमेटी है। इसी तरह सिटीजनशिप में आ सकता है, इसी तरह अलग अलग जगहों पे आपको आ सकता है। ठीक है, अब इससे पहले आप एक चीज़ याद रखना कि 1950 ने जो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, उसने 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन कर दिया स्टेट्स का, A, B, C और D। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगर क्वेश्चन आएगा क्या किया 1950 में, तो 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन कर दिया स्टेट्स का जो भी इंडिया में थी, A, B और C, D। अब ये मैंने लिखा नहीं है लेकिन आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने साथ साथ। जो आपका ए पार्ट था, मतलब कि 4 क्लासिफिकेशन है ना, ए वाला, ए में क्या थी आपकी 9 गवर्नर्स प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया थी। ठीक है, इसमें आपका आसाम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश वगैरह वगैरह थे, ये ए। और उसके बाद आपका बी में क्या था, 9 प्रिंसली स्टेट्स, जैसे हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, ये सब 9 प्रिंसली स्टेट्स। उसके बाद जो आपका सी था, सी में इन्होंने क्या दिया, 10 चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जिसमें अजमेर, भोपाल, बिलासपुर वगैरह वगैरह थे। और जो डी था, डी में आपको एक ही था, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, ये वैसे इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट आप नोट डाउन कर सकते हो मेरे साथ साथ, या आप नेट से भी इसको निकाल सकते हो। उसके बाद आपकी कमेटी आती है। अब सबसे पहले क्या हुआ कि प्रिंसली स्टेट जब इंटीग्रेट हो गई इंडिया के साथ, जैसे भी अरेंजमेंट हुआ जो भी हुआ उसके साथ, तो फिर क्या हुआ, जून 1948 में गवर्नमेंट ने क्या किया, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन बनाई। ठीक है, धर कमीशन, और इसका चेयरमैन कौन था, SK धर। ठीक, इन्होंने क्या किया, अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया 1948 दिसंबर में। और इन्होंने जो लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे इनको ये करना, डिवाइड करना, उसको इन्होंने क्या कर दिया, खारिज कर दिया, बोला कि ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद नई कमेटी बनती है जिसको हम JVP कमेटी कहते हैं, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पत्ताभी सीतारामैया, इसलिए इनको JVP मतलब इनके स्टार्टिंग वाले इनिशियल्स को लेके JVP कमेटी का इन्होंने नाम दिया। ये रिपोर्ट करते हैं अप्रैल 1949 में अपनी सबमिट, और कहते हैं कि लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स को ये क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। लेकिन फिर कुछ इस किस्म के हालात बने कि अक्टूबर 1953 में इनको पहली लिंग्विस्टिक स्टेट बनानी ही पड़ी, आंध्रा स्टेट। वो कहाँ से बनी, सेपरेटेड तेलुगु स्पीकिंग फ्रॉम मद्रास स्टेट। ठीक है, मद्रास स्टेट में जो तेलुगु स्पीकिंग लोग थे उनसे क्या कर दिया, लोगों को अलग करके नई स्टेट आंध्रा स्टेट बनाया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब जब ये हुआ तो एक शख्स था कांग्रेस का ही, कांग्रेस पर्सन, जिसका नाम था पोत्ती श्रीरामुलु। इसने क्या किया, 56 हंगर रेस स्ट्राइक किया इस चीज़ के लिए, और ये उसी हंगर स्ट्राइक में क्या होता है, मर भी जाता है। उसके बाद सेकंड बनाई इन्होंने फैज़ अली कमीशन 1953 में। इसमें 3 मेंबर थे, आपका फैज़ अली चेयरमैन था, KM पानीकर और HN कुंजरू। ठीक है, इन्होंने क्या किया, सबमिट की रिपोर्ट अपनी 1955 में, और रिपोर्ट में इन्होंने ये बोला कि हाँ लैंग्वेज के बेसिस पे तो रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 लैंग्वेज और 1 स्टेट, वरना तो कितनी ही सारी स्टेट्स बन जाती, इंडिया में कितनी सारी लैंग्वेज हैं। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग आपने क्या याद रखना है, एक चीज़, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, इसी के तहत ये सब चीज़ें हुई हैं। और नवंबर 1, 1956 को हमारे पास 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। अब अगर आपके पास टाइम है तो आप
जो बाकी महाराष्ट्र और गुजरात बनी, ठीक है, मतलब गुजरात को अलग कर दिया, गुजराती स्पीकिंग पीपल, मराठी स्पीकिंग पीपल, उधर बाद अलग अलग गोवा, दमन दीव, ऐसे करते करते स्टेट्स बनती गई। अगर आपके पास टाइम है तो आप वो पढ़ सकते हो, अगर नहीं है तो फिर मुझे नहीं लगता पढ़ना चाहिए। तो चलिए, ये था आज का टॉपिक। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।